हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का अध्याय 9। हिस्ट्री का अध्याय 9 हम शुरू करेंगे। इतिहास के बारे में हम अध्याय 9 में समझेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। आप चैप्टर के हेडिंग से ये समझ रहे होंगे ये बहुत इजी चैप्टर होगा। नहीं, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बने हैं कि प्राचीन काल में व्यापारी का किस तरीके से कार्य स्टार्ट हुआ था, राजा क्या थे और तीर्थ यात्रा कैसी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अध्याय 9 में हम इन सभी तीनों टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। राइट, चलिए हम अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं कि क्लास क्या है। जो बच्चे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि पुराने जो आपके न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये क्लास मिलती रहेगी। क्योंकि एनसीईआरटी में 6 to 12 तक कंप्लीट करवाऊंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बाजार में घूमती जगनी। जगनी क्या कहती है? जगनी अपने गांव में मेले के आस लगाए बैठी थी। ठीक है, कहाँ? मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शो रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। ठीक है, वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे यहाँ जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। देखिए, इस चैप्टर का सफर शुरू होता है जगनी के क्वेश्चन से। ठीक है, जगनी पूछती है कि मतलब ये लोग कौन हैं। तो उसकी माँ बताती है ये व्यापारी हैं जो अपने सामान को एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं। राइट, तो शुरू होता है चैप्टर 9 का सफर यहाँ से। चलिए हम पढ़ते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। राइट, देखिए अध्याय 8 जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन यानी कि NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, है ना। उत्तर के काले पॉलिश बर्तन जो कि हमें उपमहाद्वीप के उत्तर में देखने को मिले थे। ठीक है, ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। मतलब ये जो काले पॉलिश वाले बर्तन थे, ये खूबसूरत लगते थे और ये बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। राइट, मतलब जो हमारे एनबीपीडब्ल्यू थे यानी कि काले पॉलिश वाले बर्तन जो थे, उनका व्यापार करते थे व्यापारी। एक जगह से खरीदते दूसरी जगह बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि उत्तर जो उपमहाद्वीप का उत्तर है वो काले पॉलिश वाले बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। यानी कि दक्षिण भारत देखिए सोना, मसाले और काली मिर्च और कीमती पत्थर यानी कि 4 प्रकार की चीजों के लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत उस समय यानी कि सोने यानी कि गोल्ड, मसाले, है ना, और कीमती पत्थर और काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब कि धातु में मसाले हो गए, खाने में हमारे मसाले हो गए, काली मिर्च हो गए और कीमती पत्थर। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चंस बनता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, काले मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन बनता है कि काले सोने के नाम से कौन बुलाते थे? रोमन साम्राज्य के लोग बुलाते थे। और रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो काली मिर्च को ज्यादा पसंद करते थे। राइट,
क्वेश्चन बनता है कि किस साम्राज्य के लोग थे जो काली मिर्च को पसंद करते थे? रोमन साम्राज्य के। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अब क्वेश्चन बनता है कि ये व्यापारी किस तरीके से लेन देन करते थे? क्या इनके लिए क्या एक मीडियम था? किस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में इनको आसानी होती थी? तो व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। यानी कि दोनों इनके रास्ते खुले हुए थे, समुद्री जहाजों से भी और सड़कों के रास्ते से भी। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। बात यहाँ पर देखिए समझिए कि दक्षिण भारत हमारा जो भारत का जो उपमहाद्वीप का जो भारत का जो उत्तर का हिस्सा था, वो काले पॉलिश वाले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। और दक्षिणी जो भाग था हमारा, जैसे कि केरल, कर्नाटक, ये सब जो दक्षिणी भारत जो था, सोना, मसाले और कीमती पत्थर और किसके लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च के लिए। तो काली मिर्च की जो बात की गई है, तो काली मिर्च का सबसे ज्यादा व्यापार किससे हुआ है? रोमन साम्राज्य से हुआ है। और वहां के लोग इसको इतना पसंद करते थे कि इसको काले सोने के नाम से इन्होंने बोला है इसको। राइट? किसने? रोमन साम्राज्य के लोगों ने। और रोमन साम्राज्य में जब व्यापार किया जाता था तो दोनों रास्तों से किया जाता था। क्वेश्चन बनता है समुद्री जहाजों से भी और सड़कों के रास्ते से भी। राइट? और दक्षिण भारत में ऐसे रोमन सोने के सिक्के इसलिए मिले हैं क्योंकि वहां से लेन देन होता था। जब आयात निर्यात चल रहा है तो वहां पर सोने के सिक्के मिले। कहाँ? दक्षिण भारत में। है ना? इससे ये पता लगाया गया है कि वहां रोमन साम्राज्य से उन दिनों बहुत लेन देन था दक्षिण भारत का। ठीक है? और बहुत अच्छा व्यापार चलता था। देखिए कुछ इसमें दे रखा है, छोटी सी एक पोइम है, कविता है। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पोहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। मतलब कहाँ पर? कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पोहार पत्तन पर, पोहार एक पत्तन है, पोहार एक एयरपोर्ट है, उस पर लाए जाने वाले माल का किस तरीके से वर्णन होता है? समुद्री जहाजों पर लाए गए थे सर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें। देखिए दक्षिण का ही पूरा इसमें वो हुआ है। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता था? बिल्कुल सही है, बनाइए इनका। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्र के रास्ते खोज निकाले थे। अब एक जगह से तो रास्ते वो व्यापार करते नहीं थे कि एक ही जगह से ले जाते। उन्होंने अब बहुत समुद्री रास्ते खोज लिए थे धीरे धीरे, जो कि कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मतलब जब हवा का एक पक्ष चलता था ना, तो उससे नाविक को ना आसानी होती है यात्रा को जल्दी करने में। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। मतलब अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। देखो यहाँ पर क्या समझाया गया है, वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो इसलिए वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, जब हवा का रुख दक्षिण पश्चिम होता था, जब हवा बोलते हैं ना दक्षिण पश्चिम चलने लगी है, पूरब चलने लगी है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि जब हवा का रुख जब होता था ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जब हवा का रुख दक्षिण पश्चिम हुआ करता था तो उसी के वे में वो चलना पसंद करते थे, क्योंकि इस वे में चलने से उनकी जो यात्रा थी वो आसान होती थी। ठीक है, नाविक जो है ना, नाव को खेने में बहुत आसानी प्राप्त करता था, यानी कि आसानी से वो अपनी जो यात्रा था वो पूरी करता था। ठीक है, और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। राइट?
चलिए आगे, समुद्र तटों से लगे राज्य। अब बात आती है कि समुद्र तट से लगे राज्य क्या थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय क्षेत्र है, मतलब इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोविंदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इनका प्रयोग तीन शासकों शासक परिवार के लिए मुखियाओं के लिए किया गया। देखिए वो कौन कौन थे, चोल, चेर और पांडव। कौन से तीन मुखिया थे, चोल, चेर, पांडव। ये बहुत ही कावेरी के तट के सारे ये बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि इन्होंने व्यापार किया था, इस वजह से। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कब, 2300 साल पहले। ठीक है, चलिए इनके बारे में समझाती हूँ आपको। देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार, पहाड़ और नदी के मैदान हैं। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी सबसे मैदान उपजाऊ है। क्या, कावेरी नदी का जो इलाका है ना, कावेरी का मैदान जो सबसे उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो है ना बहुत ही इलाका, कावेरी वाला जो इलाका है बहुत उपजाऊ होता है। भाई बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि नदियों से पानी मिलता है इस जगह को, तो इस यहाँ की जो पैदावारी है अच्छी हुई है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास, जो मैदानी इलाकों की जो आसपास के इस कावेरी मैदानी इलाकों के जितने आसपास जितने राजा थे उनके पास एक धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी, सरदार और राजाओं के पास। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आते हैं संगम कविताओं में मोवेंदर की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि मोवेंदर की चर्चाएं किसमें मिलती है। मोवेंदर की चर्चाएं संगम कविताओं में मिलती है। किसमें मिलती है, संगम कविताओं में मिलती है। और मोवेंदर एक तमिल शब्द है। क्या है, तमिल शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको नोट्स बनाऊंगी और नोट्स के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, लिख लीजिए कहीं अलग से। संगम कविताओं में मोविंदर की चर्चा मिलती है, ये एक तमिल शब्द है। आप लोग नोट एक कॉपी बना लिया करें, जैसे जैसे मैं नोट्स बताती हूँ वो लिख लिया करो आप। ठीक है, तो संगम साहित्य कविताओं में मोविंदर की चर्चा मिलती है। मोविंदर शब्द एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग जो है ना, मोवेंदर की जो चर्चा मिलती है वो एक तमिल शब्द है। और मोवेंदर जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखियाओं में कौन कौन आते हैं, शासक परिवारों के नाम के मुखिया कौन कौन से आते हैं, चोल, चेर और पांडव। ठीक है, चोल, चेर, पांडव के लिए मोवेंदर की चर्चा की गई है संगम कविताओं में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि चोल, चेर, पांडव के लिए मोवेंदर में चर्चाएं मिलती हैं। मोवेंदर एक क्या है, ये संगम साहित्य में संगम कविता में एक मोवेंदर शब्द है जो चोल, चेर और पांडव के लिए ये प्रयोग हुआ है शब्द, जो कि एक तमिल शब्द है। ठीक है, और चोल, पांडव का जो इतिहास है दक्षिण भारत में वो 2300 साल पुराना है, जो कि बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे इनके। ठीक है, इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। बात की गई है कि चोल, चेर, पांडव के पास ना, इन मुखियाओं के पास, ये मुखिया थे, तो मुखियाओं की ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मुखियाओं की चर्चा किसमें की गई है, तमिल शब्द में, तो किसमें की गई है, मोवेंदर में की गई है। संगम साहित्य के मोवेंदर में तीन मुखियाओं की चर्चा की गई है, चोल, चेर, पांडव। और इनके दो दो सत्ता केंद्र थे इन लोगों के, एक तो तटीय इलाकों में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो दो चोल, चेर, पांडव के दो दो कर लीजिए, एक अंदरूनी हिस्सा और एक तटीय हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा, एक तटीय हिस्सा। तो चोल, चेर, पांडव के कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए ना। तो इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन, एक चोलों का पत्तन या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांडव की राजधानी मदुरै। ठीक है, यानी कि चोलों की राजधानी, चोलों का पत्तन क्या था, पोहार। मैंने अभी कविता में भी आपको समझाया था। चोलों का चोलों का पत्तन यानी कि चोलों का जो एयरपोर्ट था, पोहार,
पोहार कोई हम क्या कहते हैं, कावेरी पट्टनम कहते हैं। क्वेश्चंस बनता है ये कहीं कहीं, इस चोलों का पतन पोहार या कावेरी पट्टनम, और दूसरा पांड्यों की मदुरई राजधानी। ठीक है, याद रखिएगा सब, इन 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण थे, एक मदुरई और एक कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम यानी कि पोहार भी बोलते हैं इसको, ये चोलों का पतन था, और राजधानी मदुरई जो कि पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो मैं नोट्स भी करवा दूंगी, आपको लिखवाऊंगी बाद में। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे, मतलब ये नियमित कर नहीं लेते थे, ये उपहार लेते थे लोगों से। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। जब ये अभियान पे निकलते थे ना, तो आसपास के जितने भी इलाके थे उनसे शुल्क अदा करते थे। ठीक है, इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारियों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। मतलब जब वो बाहर निकलते थे तो कुछ शुल्क जो है ना लोगों से वसूलते थे, और उस शुल्क को कुछ अपने हिस्से में रखते थे, और कुछ नाते रिश्तेदारी, सिपाही और मुखियों को बांट देते, जो उनकी हेल्प करते थे, और कवियों के बीच बांट देते थे। कवियों का बहुत ही योगदान रहा है संगम साहित्य में। ठीक है, अनेक संगम कवियों ने इन उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते। देखो मैंने अभी बताया ना, कवियों का बहुत योगदान है, यानी कि संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की है। इन मुखियाओं की, चोल चेर पांडव की तो कविताएं भी लिखी है प्रशंसा में, कि राजा इतने शक्तिशाली थे, राजा इतने दयालु थे, इस तरीके से इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो वो लोग क्या करते थे, राजा और सरदार क्या करते थे, इन मुखियाओं को राजा मुखियाओं को मतलब कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, जो कुछ ये प्राप्त करते थे लोगों से युद्ध में या वैसे वसूलते थे, तो ये सब चीजें कवियों को ये दिया करते थे। ठीक है, किसके बदले, कविताएं लिखने की बदले, प्रशंसा में कविताएं लिखते थे ना कवि, तो उनके कविताओं के बदले, लिखने के बदले वो जवाहरत, सोने, घोड़े और हाथी और रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। राइट, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, आइए मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था चोल चेर और पांडव, दक्षिण में चोल चेर पांडव, जिसकी जो चर्चा मिलती है हमें संगम साहित्य की मोवेंदर से मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम 200 वर्षों, इनके लगभग 200 वर्षों के बाद हम पश्चिम भारत की बात करेंगे। पश्चिम भारत जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, इधर इस साइड हम पश्चिम भारत की बात करेंगे, में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। किसका, सातवाहन, सातवाहन से क्वेश्चन बनते हैं, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव कहाँ बढ़ा, पश्चिम भारत में। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। देखिए, मतलब सातवाहनों का जो सबसे प्रमुख राजा कौन था, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। राजा गौतमी पुत्र यानी कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, उसका नाम क्या था, श्री सातकर्णी। सातवाहनों का जो प्रमुख राजा था उसका नाम था सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, तो चोल चेर पांडव के बाद 200 वर्षों के बाद सातवाहन शासक बहुत प्रमुख हुए, और जो मतलब गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था जिसका नाम, और सतकर्णी की माँ का नाम क्या था, गौतमी बलश्री। तो गौतमी बल कहा जाता है कि जो सतकर्णी था ना ये बहुत दान दाता था, तो बलश्री ने जो इसके दान किए हुए शब्दों को एक अभिलेख में दर्ज कराया था, उस अभिलेख से पता चलता है सतकर्णी के बारे में। ठीक है, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सातवाहन शासक क्या था, सतकर्णी क्या कहे जाते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी। क्वेश्चन बनता है, ये दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। क्यों, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। और श्री सातकर्णी ने पूरब में, पश्चिम में, पूरब में जैसे असम हो गया, पश्चिम में जैसे महाराष्ट्र की तरफ, और जैसे कि दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, भेजी थी क्या,
अब कोई भी राजा अपनी सेनाएं भेजेगा तो किसके लिए भेजेगा, आप समझ जाओ, है ना, राज्य विस्तार करने के लिए, अपनी राज्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमने आज ये पढ़ा, हमने कल हमारा जो टॉपिक रहेगा रेशम मार्ग की कहानी, हम कल पढ़ेंगे रेशम मार्ग की कहानी, यानी कि रेशम का जो शुरुआत हुई थी, मतलब यात्राएं जो शुरू हुई थी, रेशम मार्ग की कहानी कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसी समय आज मैंने देखो आपको पढ़ाया चोल चेर पांडव और सातवाहन के बारे में। सातवाहन में सातकर्णी राजा बहुत बलशाली था, उसके बारे में मैंने पढ़ाया, और चोल चेर पांडव के बारे में पढ़ाया। कावेरी पट्टनम मदुरई क्या था ये भी पढ़ाया मैंने। कावेरी नदी क्यों फेमस थी इतनी, ठीक है, प्रसिद्ध क्यों हुई, इसका क्यों उल्लेख मिलता है, ये सब राज्य जो थे मैंने, जो समुद्र तट से लगे जो राज्य थे वो मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है, मोवेंदर के बारे में बताया कि संगम साहित्य में मोवेंदर की चर्चा क्यों की गई है, ये एक तमिल शब्द है, ये भी बताया मैंने आपको। देखिए कितने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन गए, इसलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करें प्लीज। ठीक है, तो प्लीज जो लोग क्लास को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लास मिलती रहेगी। इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। जब तक आप इतिहास पढ़ने से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप सुन लें, एक बार से 100 बार आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैंने भी पहले एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, तब मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी। बिना पढ़ाई नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है। मैं एक, कहते हैं ना, हिस्ट्री क्वीन हूँ मैं एक तरीके से। हाँ, इतिहास की रानी मतलब। हाँ, समझ सकते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे इतिहास के बारे में। इतिहास पढ़ने से पहले मैंने भी पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, तभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आप अपना बेसिक कंप्लीट, जो आपका बेस है वो आप अच्छा करें पहले, फिर इतिहास पढ़ें और फिर पीवाईक्यू करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपके इतिहास के क्वेश्चंस यूं चुटकी में सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, मैं दावे के साथ कहती हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, मुझे इससे सपोर्ट मिलता है, बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी। प्लीज शेयर करें जितना हो सके इस क्लास को, प्लीज आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय, हम अध्याय 9 में ही मिलेंगे, हम रेशम मार्ग की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। राइट, चलिए मिलते हैं कल इसी समय, बाय बाय, टेक केयर।